सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लास चलेगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत की या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बारे में हम जानेंगे। छः क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसकी एक सीरीज है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जिनमें से आपको 2 से 3 प्रश्न तो जरूर देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके मैक्सिमम जो मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है दीर्घोत्तरी में रहेगा और 2 से 3 आपको लघुत्तरी प्रश्न में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपको एक या दो बहुविकल्पी प्रश्न भी इन प्रश्नों से मिल जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। 6 क्वेश्चन हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, ये सब प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को एक बार ब्रीफ देख लेते हैं कैसे होने वाला है वीडियो। तो वीडियो में आपको देखिए आगे 6 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ये आपके 6 क्वेश्चन है, इनके आंसर देखिए कुछ इस तरह हैं। उसके बाद सारे आंसर्स को नोट्स में लिख के आपको दिया गया है। थोड़ा बहुत ब्लर है, उसको मैं एक्सप्लेन करते टाइम बता दूंगा। और ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आप अपना नोट्स लेके बैठिए कॉपी पेन के साथ और एक एक क्वेश्चन को लेके इसके आंसर्स को लिखिए और इसको 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए। तो इस तरह आपका ये 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह था कि एक समान एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका। ये आपके क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं 2012-13 जो भी है डाटा, एक साथ 12, 13, 14, 15, 1-2 साल बीच में भले एक दो क्वेश्चन स्किप हो गए हों। तो आपको ये 6 क्वेश्चन तो पहले यूनिट से तैयार करके जाना है। पहला यूनिट आपका 8 मार्क्स का रहता है, उसमें से आपको मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को तैयार करने का जरूर प्रयास करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो ये आपका एक समान वायवैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान एक मिनट या एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का ये निगमन है जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, चलिए। तो हम लोग देखते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है थीटा एंगल बना रहा है। ये आपका थीटा एंगल हो गया है और ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है जो कि प्लस इधर है। देखिए आपका सब ये दिखा दिया गया है आपको, ई है। ठीक है, तो ये आपका थीटा कोण बना रहा है वैद्युत द्विध्रुव। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है -Q से +Q चार्ज तक और इसकी जो लेंथ है वो 2L है। तो माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +Q व -Q है तथा इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर एक बल F इक्वल टू QE क्षेत्र की दिशा में तथा -Q आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। चूंकि ये दोनों बल F एक दूसरे के बराबर विपरीत तथा समांतर हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जो निम्नलिखित है। टाउ इक्वल टू एक बल गुणे दोनों बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल टू F×2L sin थीटा इक्वल टू F की जो वैल्यू है QE है इंटू 2L sin थीटा, जो आपका 2QL sin थीटा हो गया। और आप जानते हैं कि 2QLP होता है, दैट इज टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। और आपका जो ये इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर होगा। और जानते हैं कि दो वेक्टर जो होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। तो आपको ये यहाँ पे टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा लिखा गया है, तो इसको वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था और आप इसको एक बार लिख लीजिए और एक बार समझने का प्रयास करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए अक्षीय स्थिति के कारण। तो किसके लिए? अक्षीय स्थिति के लिए करना है हम लोग को। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। ये है आपको, देखिए। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसके पहले देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है।
तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि द्विध्रुव, इसके दो ध्रुव होंगे। तो ध्रुव इन द सेंस कि एक तरफ आपका प्लस चार्ज रहता है, एक तरफ माइनस चार्ज रहता है, सेम उसका जो द्रव्यमान रहता है सेम इक्वल, जैसे क्यू उसका मास है या जो भी चार्ज है वो प्लस क्यू उधर रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे, उनको 2L लेंथ पर रख दिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं HCl, HBr, H2O, ये सब जो आपके केमिकल्स होते हैं। तो और इसका जो बीमा होता है, आप लोग जानते हैं बीमी सूत्र, वो LTA होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, जब दो समान परिमाण व विपरीत चिन्ह, समान परिमाण क्यों क्यों है दोनों, ठीक है, और विपरीत चिन्ह है प्लस माइनस के आवेश को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तथा आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P जिसे डिनोट करते हैं उसको, उसके बीच की दूरी 2L और उनके परिमाण जो कि क्यों है के गुणनफल को, के गुणनफल को कहते हैं, और जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जैसे कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की होती है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की होता है। ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, तो माइनस से प्लस की ओर रहता है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है कि लीनियर मतलब एक ही लाइन में, अक्ष पे कोई भी एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस मतलब एक दिशा होगा तो एक ही दिशा में, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए पूरा देखिए, आप देख रहे हैं पूरा एक लाइन, सीधी लाइन पूरा दिखाया गया है, इसको एक्स एक्सिस ले सकते हैं, तो इसलिए अक्षीय स्थिति कहते हैं। और हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो बट इंग्लिश में जानना चाहिए क्योंकि आगे सब कुछ इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए आपका ये माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्ज है, ये इधर आपका माइनस क्यू हो गया, ये आपका प्लस क्यू हो गया, ये आपका 2L लेंथ है जिसको L में डिवाइड किया गया है बीच में से, और जिसको O दिखाया गया है, क्या है ये O, ठीक है। और फिर आपकी इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस पे, ये आपको R दिख रहा है ना, R डिस्टेंस पे एक बिंदु है, पॉइंट है P, जिसपे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इन द सेंस कि निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कि माना एक वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव AB, जैसा मैंने बताया माइनस क्यू प्लस क्यू वाला, जिसकी लेंथ या लंबाई 2L है, जिनके केंद्र से दूरियां R हैं, और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो ये आपका देखिए आपका एक E1 इस तरफ लग रहा है और ये आपका एक E2 है, ठीक है, जो इस तरफ लग रहा है, ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो अब आपका E1 जो होगा वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4π/0/2 और यहाँ पे R क्या है, R-L, ठीक है, क्योंकि आप E1 जो है, E1 किसकी वजह से, वो प्लस क्यू के लिए है, तो इसको L माइनस करेंगे तब इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ प्लस क्यू से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये कितना होगा, टोटल यहाँ तक R है और उसमें से L माइनस कर देंगे तो R-L डिस्टेंस हो जाएगा Q से P तक का, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा रखा गया है। और उसके बाद अब आगे आते हैं, E2 के लिए भी सेम है, लेकिन इसमें प्लस L ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका माइनस क्यू से डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R में, ये जो R है उसमें L ऐड करेंगे तभी आएगा, ठीक है, तो इसलिए उसमें ऐड किया गया है। तो ये हो गया। फिर E जो आपका इक्विवेलेंट निकलता है E1 माइनस E2 निकाल लेंगे, 1 अपन फॉर्मूला में रख देंगे, फिर सॉल्व करते रहेंगे, इतना आएगा यहाँ तक, और एक मिनट ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद R² जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा लेस देन है L² से, ग्रेटर देन है, सॉरी जो R है, R देखिए आपको दिखाते हैं, एक मिनट, ये यहाँ पे आप R देख रहे होंगे, ये जो R है वो काफ़ी बड़ा है इन द सेंस ऑफ L देखने में आपको भले ज़्यादा छोटा लग रहा हो, बट यहाँ पे L काफ़ी छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे L को वो भी L² हो गया, तो इसलिए L² को नेगलेक्ट कर दिया जाए, मतलब कि उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो आपका जो E=Q/4πε0 4RL/R⁴ इसको सॉल्व करेंगे, 2L=P होता है जो कि हम लोग जानते हैं। तो आपका ये लास्ट में ये वाला फॉर्मूला आके निकलता है जो कि अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, एक मिनट देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह है कि वही, ठीक है, सेम क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव कारण ही निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। और तो चलिए इसको याद करते हैं।
जी, ये आपका देखिए पूरा जाएगा, ठीक है। इसको एक मिनट साइड में कर लेते हैं। जी, तो निरक्षीय स्थिति के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गणना करना। निरक्षीय स्थिति मतलब देखिए क्या होगा कि आपका ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको तो एक्स एक्सिस पे रखा गया है, लेकिन जो ये पॉइंट है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो ये निरक्षीय स्थिति का किसमें एक एक्सिस नहीं है, ठीक है। ये आपके देख रहे हैं ना डिफरेंट, एक आपका एक्सिस ऐसे हो गया, एक आपका ऐसे हो गया, तो वो अ, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू है, 2l लेंथ टोटल है यहाँ से यहाँ तक, और उसको एल एल में डिवाइड किया गया बीच पॉइंट से, ये ओ हो गया आपका। फिर देखिए ओ यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निरक्षीय स्थिति है तो यहाँ पे थीटा एंगल ही बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस थीटा साइन थीटा का यूज होगा, तो ठीक है। ई इक्वल टू क्या होगा, ई वन कॉस थीटा, ये आपका जो इक्विवेलेंट होगा ई, वो तो इस तरफ हो गया, और आपका जो E1 हो गया वो इस तरफ हो गया। सिमिलरली आपको E2 जो दिख रहा है वो इस तरफ हो गया, ठीक है। तो आपका ये बीच में देखिए ये वाला एंगल है, ये थीटा है, ठीक है, ठीक है, थीटा है। तो आपका ई इक्वल टू ई वन होगा, ई वन इक्वल टू ई वन कॉस थीटा हो जाएगा, ई इक्वल टू प्लस ई टू कॉस थीटा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बोलने में हो जाता है, ठीक है। तो 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप ये देखिए आर आपका क्या हो गया, आर यहाँ पे आपका एल हो गया, ठीक है, और ये आपका आर हो गया। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिमिलरली ई टू कॉस थीटा के लिए ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कॉस थीटा यहाँ पे एल अपॉन ये, आप त्रिभुज के नियम को जानते हैं, यहाँ से आपको ये कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। तो आप लोग इसको निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे तो आपको लास्ट में ये आ जाएगा। तो आपको याद करने वाली क्या बात है, देखिए आपका जो अच्छी स्थिति में था वो पी अपॉन आर स्क्वायर था, निरक्षीय स्थिति में पी अपॉन आर क्यू है। तो आपको लास्ट में जब आप एग्जामिनेशन प्रूफ करेंगे उसके बाद आपको एक बार लास्ट में देखना है कि निरक्षीय स्थिति के लिए क्वेश्चन पूछा है तो क्या मेरा 1/4πε0 P/r क्यू न्यूटन प्रति कूलम आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप एक बार ऊपर से नीचे तक चेक करेंगे, और आपको लास्ट में ये लिखना है, क्योंकि हो सकता है बीच में कहीं गलती भी होगा, तो लास्ट में जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा प्रूफ सही है तो आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा, तो कहीं बीच में गलत भी रहेगा तो वो एक बार इग्नोर हो जाएगा, लेकिन आपको सही से करके आना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने अगला जो क्वेश्चन था हमारा वो गॉस का नियम था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये था कुछ वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम, गॉस का प्रमेय लिखिए, उसके बाद उसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। अब इसका आपका आंसर कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो गॉस का नियम सिंपल सा है कि इस नियम के अनुसार किसी आवेश के द्वारा बद्ध चुंबकीय सॉरी बद्ध फ्लक्स, ये आपका चुंबकीय गलत दिखा गया है, बद्ध फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो देखिए आपका क्यू है, ये यहाँ पे चार्ज है, इसके चारों तरफ ये आप समझ सकते हैं सराउंडिंग में वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है या जिसको फ्लक्स बोलते हैं। तो ठीक है, ये आप इतना फिगर बना के इस थ्योरम को लिख देंगे, और आपको यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसने प्रूफ करने के लिए बोला। तो माना कोई आवेश क्यू है, ठीक है, यहाँ पे क्यू है जिसकी आर दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ वृत्ताकार काटा गया है। देखिए आपका गॉसियन पृष्ठ है, ये छोटा वाला ये पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, काटा गया है, जहाँ क्षेत्रफल क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा समान है, अतः क्यू आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाइव इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस हो गया, ई एस कॉस थीटा, और वेक्टर ई जानते ही 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर होता है इंटू डेल्टा एस वन कॉस थीटा, थीटा क्योंकि यहाँ पे जीरो अंश है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा फाइव इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये आपका गॉस का नियम था, 1/ε0 गुना होता है, तो आपका ये प्रूफ भी हो गया। गॉस के नियम कुछ उपयोग है जहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स को मेंशन कर दिया जो आपके लिए इनफ होगा। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगा या फिर देख सकते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ। यह प्रत्येक पृष्ठ बद्ध पृष्ठ के लिए परिभाषित है। गॉस के नियम में एक समान तथा असमान रूप में वितरित आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की गणना की जा सकती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉसियन पृष्ठ आवेश वितरण के आधार पर खींचा जाता है। गॉस का प्रमेय व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता पर निर्भर करता है, अतः यह कूलाम के नियम का पालन करता है। देखिए यहाँ पे जो है ये व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता पर निर्भर करता है, और गुलाम का नियम भी उसी पर निर्भर करता है, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ ये था कि वैद्युत स्थिति में गॉस का प्रमेय लिखे, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन पार्ट तो हो ही गया है। इसका उपयोग करके एक समान आवेशित लंबित तार के निकट रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, ठीक है। तो हम लोग को ये करना है, तो चलिए इसको भी करते हैं। ये है आपका, देखिए यस,
तो हमने आपको अच्छे से लिख के दिया है, अनंत लंबाई के कारण से पूरा हेडिंग डालेंगे। आपका ये फिगर दिया गया है, देखिए आपका एक लंबा सा तार है, सॉरी 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 थोड़ा ड्राइंग, ये आपका एक लंबा सा तार हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो रेखिक आवेश घनत्व होता है वो लैम्डा है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम लोग फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जानते ही हैं, और इसको ई डॉट डी एस भी बोलते हैं, अभी हमने प्रूफ किया, वही गॉस का नियम है। तो लैम्डा इक्वल टू आवेश घनत्व है जो कि क्यू बाई एल होता है, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व के लिए जो लैम्डा होता है वो क्यू बाई एल होता है। उसके बाद सिग्मा होता है, सब आप लोग पढ़े होंगे। तो बस वही क्यू इक्वल टू लैम्डा एल हो गया समीकरण, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, टू हो गया, दोनों से ऐड करने पर ये आपका हो गया। तो इस तरह आपका छोटा सा प्रूफ था जो कि हो गया। तो आप लोग एक बार इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिएगा कि ऐसा ऐसा, इतना आप लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, लेकिन एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसके लिए देखिए समतल चादर है समतल चादर है आपका, ठीक है, ये ऐसा आपका चादर हो गया। ये आपका इस तरफ इसका ए लग रहा है, एरिया है दोनों, ठीक है, वेक्टर ई भी है। एक समान अनंत लंबाई का समतल चादर पृष्ठीय क्षेत्र पर जो है एरिया ए है, आवेश घनत्व तो इसका सिग्मा है, और गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके दो दिशा में है, इन टू डायरेक्शंस, ओके। क्योंकि देखिए अब आप पहले आपका एक एक्सिस पे था जो तार था, लेकिन अब आपका ये चादर है तो ये आपका हमेशा 2 एक्सिस पे होगा, ठीक है। ये सब बातें मैं आपको समझनी चाहिए। तो फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई ए इक्वल टू सिग्मा होता ही है, हमने आपको, ये आप पहले से जानते होंगे कि क्यू बाई ए इक्वल टू सिग्मा, या क्यू इक्वल टू, ये आपको क्यू इक्वल टू सिग्मा ए हो गया, ठीक है, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये वाला देखा थोड़ा सा, तो समीकरण ये आपका सेकेंड हो गया, एक मिनट में हटा देता हूँ, समीकरण सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, दोनों से करके यहाँ पे आपका, या सॉरी ये क्यू, इसका वैल्यू यहाँ पुट की, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित होती है, अतः विद्युत क्षेत्र सदिश है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो निर्धारित होती है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए वेक्टर ई को सिग्मा एन कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ आ गया, वेक्टर ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये आपके कुछ टोटल 6 क्वेश्चन थे, मैंने थोड़ा फास्ट ट्रैक में रिवाइज कराया है, मैंने ये आपको बस आंसर दिए हुए हैं, आप लिख समझिएगा, और मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, और इससे आप एक कॉपी में नोट्स लिख के अपना लिख लीजिए, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। सो इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ये एक आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज अर्पित मिश्रा। आई होप यू विल learn from this channel, and in future I will create lot of videos, and I will teach full subject, full strategy, full questions of this syllabus, every type of questions at that level. But in starting I do not have any, you can say, substance, so I will do it. Okay, thanks for watching.